हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्पीसेस सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार की भौगोलिक टॉपिक से संबंधित सिनॉप्सिस नोट्स को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में देखेंगे तो प्रति वर्ष 6 से 7 प्रश्न डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में बिहार की भूगोल टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार की भूगर्भिक संरचना, बिहार की नदियां, बिहार की मिट्टियां, बिहार में कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं, कौन कौन से प्रमुख वन जीव अभयारण्य हैं, बिहार की कौन सी कैसी बिहार में जलवायु देखने को मिलती है, इन सभी टॉपिक से संबंधित सिनॉप्सिस नोट्स को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आइए साथ साथ इसे आप लोग रिवीजन करते चलें, हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @academics for CSE को आप लोग ज्वाइन कर ले। वहां पर इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बिहार की भूगोल टॉपिक के अंतर्गत जिसका अध्ययन करना है हमें, वह है बिहार की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, बिहार की भूगर्भिक संरचना अगर देखा जाए तो बिहार की भूगर्भिक संरचना को 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्रमवार रूप में डिस्कस करेंगे और यह भी देखेंगे कि सबसे पहले किस भूगर्भिक संरचना का निर्माण हुआ, इसके बाद का क्रम क्या है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, सर्वप्रथम जो सबसे प्राचीन स्थलाकृति है वह है धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम को आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूप में भी जाना जाता है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसे आर्कियन चट्टानों के रूप में भी जाना जाता है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ठीक है, तो बिहार की सबसे प्राचीन भूगर्भिक संरचना कौन सी है? सबसे प्राचीन भूगर्भिक संरचना धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सबसे प्राचीन। ठीक है, सबसे प्राचीन है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अगर इसकी अवस्थिति को देखा जाए तो कैमूर और रोहतास को छोड़कर दक्षिणी बिहार के अधिकांश जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे? जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें या आर्कियन युग की चट्टानें हैं वह दक्षिणी बिहार में कैमूर व रोहतास को छोड़कर अधिकांश जिलों में मिलते हैं, जैसे जमुई, नवादा, मुंगेर, बिहार शरीफ, राजगीर, गया, ये सभी क्षेत्रों में, यानी कि रोहतास और कैमूर को छोड़कर अधिकांश जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें या आर्कियन युगीन चट्टानें आपको देखने को मिलेगी, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में किया गया था। तो यह सबसे प्राचीन स्थलाकृति बिहार की भूगर्भिक संरचना है। दूसरे नंबर पर जो सबसे प्राचीन स्थलाकृति है वह है विंध्य क्रम की चट्टानें। यह दूसरा नंबर पर है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले निर्माण हुआ धारवाड़ क्रम, दूसरा धारवाड़ क्रम के बाद दूसरे नंबर पर निर्माण हुआ है विंध्य क्रम की चट्टानों का। विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वह कैमूर और रोहतास इन 2 जिलों में देखने को मिलेंगे, यानी कि रोहतास और कैमूर ये जो दक्षिणी बिहार के जिले हैं, रोहतास और कैमूर में आपको विंध्य क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी और विंध्य क्रम की चट्टानों को छोड़कर, यानी कि रोहतास और कैमूर को छोड़कर दक्षिणी बिहार के अधिकांश जिलों में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें और विंध्य क्रम की चट्टानें ये दोनों जो हैं वह दक्षिणी बिहार में देखने को आपको मिलेंगे। दक्षिणी बिहार में कैमूर और रोहतास में विंध्य क्रम की चट्टानें और कैमूर और रोहतास को छोड़कर दक्षिणी बिहार के अन्य शेष क्षेत्रों में धारवाड़ या आर्कियन युगीन चट्टानें। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगी। तीसरा नंबर पे जिसका निर्माण बिहार में हुआ है वह है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, टर्शियरी क्रम की जो चट्टानें हैं इसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग और होलोसीन युग में हुआ है। प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है। होलोसीन, ठीक है, जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन में हुआ, प्री कैम्ब्रियन। उसी प्रकार टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन काल में हुआ है। और जो टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं वह बिहार में देखा जाए, उत्तरी बिहार में देखेंगे आप तो ये जो पश्चिमी चंपारण का बेल्ट है, पश्चिमी चंपारण या हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहां पर टर्शियरी क्रम की चट्टानें मिलती है। निर्माण क्रम में पहले नंबर पर धारवाड़, दूसरे नंबर पर विंध्यन और तीसरे नंबर पर आता है टर्शियरी, चौथे नंबर पर आता है क्वार्टनरी। ठीक है, यानी कि टर्शियरी क्रम की चट्टानें कहां पर आपको मिलेगी?
उत्तरी बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में, जहां पर पश्चिमी चंपारण जिला स्थित है। ठीक है, पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अगला है क्वाटरनरी चट्टाने। क्वाटरनरी चट्टाने यह बेसिकली बिहार का मैदानी क्षेत्र है, और बिहार का मैदानी क्षेत्र जो है वह अत्यंत उपजाऊ है। इसकी विशेषता है कि बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है, तो इसीलिए यह यहाँ पर क्वाटरनरी चट्टाने आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बिहार की। हमने भूगर्भिक संरचना को देख लिया। बिहार में 4 प्रकार की भूगर्भिक संरचना हमने बताया, धारवाड़, विंध्य, इसके बाद टर्शरी, उसके बाद मैदानी क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं बिहार की भू आकृतिक संरचना। बिहार की भू आकृतिक संरचना हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बिहार की भू आकृतिक संरचना को अगर हम देखें तो इसे 3 भागों में यहाँ बांटकर हम लोग अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहला जो होगा वह शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र होगा। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र जो है, जो 3 भागों में अध्ययन करेंगे, उनमें सबसे पहला जो आएगा वह शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा जो होगा वह बिहार का मैदानी क्षेत्र होगा, और तीसरा जो होगा वह दक्षिणी बिहार का सीमांत पठारी क्षेत्र होगा। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरे नंबर पे बीच वाला जो एरिया होगा वह मैदानी भाग, और तीसरे नंबर पे दक्षिण का पठारी भाग। एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। भू आकृतिक रूप से इसे 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आएगा शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, शिवालिक का जो पर्वतीय क्षेत्र है वह पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार त्रिवेणी नहर से लेकर भिकनाठोरी दर्रे के बीच में शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार माना जाता है। शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रमुख दर्रे देखने को मिलते हैं उनमें भिकनाठोरी का दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मरवात दर्रा, यह काफी महत्वपूर्ण है। सोमेश्वर दर्रा और भिकनाठोरी का दर्रा, इन दोनों दर्रों का जो निर्माण है वह कूदी नदी से इसका निर्माण होता है। कूदी नदी आप लोग हमेशा याद रखेंगे। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में 3 प्रकार के दर्रे देखने को मिलते हैं, भिकनाठोरी का दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मरवात दर्रा। भिकनाठोरी और सोमेश्वर का जो दर्रा है इसका निर्माण कूदी नदी से होता है, तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अंतर्गत सोमेश्वर की श्रेणी भी पाई जाती है। शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत सोमेश्वर की श्रेणी बिहार की उच्चतम श्रेणी मानी जाती है, सोमेश्वर की श्रेणी। ठीक है, सोमेश्वर की श्रेणी की जो ऊंचाई है, इसकी सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर की श्रेणी जो है वह पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलती है। 880 मीटर जो है वह इसकी ऊंचाई 880 मीटर मानी जाती है। ठीक है, हरहा नदी घाटी जो है, हरहा नदी घाटी यह जलोढ़ मैदान का भाग माना जाता है। इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी व नाम रामनगर दून के बीच में इसका विस्तार माना जाता है। ठीक है, तो यह है शिवालिक का क्षेत्र। शिवालिक के क्षेत्र के अंतर्गत एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है रामनगर का दून। ठीक है, रामनगर दून का अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे तो 214 वर्ग किलोमीटर, रामनगर दून का क्षेत्रफल कितना है? 214 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है, और इसकी अधिकतम ऊंचाई 242 मीटर अधिकतम ऊंचाई है। कहां पर? संतपुर के पास इसकी अधिकतम ऊंचाई है। इसका विस्तार जो है वह शिवालिक की दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग जो है वह रामनगर दून के रूप में जाना जाता है। यहाँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बिहार को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? बिहार को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 3 का नाम हमने क्या क्या बताया? पहला जो है वह शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा जो है बीच वाला बिहार का मैदानी भाग, और तीसरा जो है वह दक्षिण का पठारी क्षेत्र। यह 3 भौगोलिक क्षेत्र में बिहार को बांटा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियों को क्या कहा जाता है? तो उसे टाल कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मोर टाल, बढ़िया टाल, मुकामा टाल, सिंघौल टाल, ये सब टाल हैं और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे? रामनगर दून जो कि शिवालिक की दक्षिणी क्षेत्र का विस्तार माना जाता है। इसका क्षेत्रफल 214 वर्ग किलोमीटर है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 242 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई है। तो वह हो गया शिवालिक का क्षेत्र, हमने देख लिया। पहला नंबर पॉइंट हमने बताया शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र के बाद जो दूसरे नंबर पे हमने क्या बताया अभी आपको? बिहार का मैदानी क्षेत्र। शिवालिक के बाद दूसरे नंबर पे हमको पढ़ना है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र को अगर देखा जाए काफी विस्तार है मैदानी क्षेत्र का। अगर मैदानी क्षेत्र का एरिया कुल हम लोग देखें तो बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वह 90,650 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है।
है, मैदानी क्षेत्र का एरिया है 90,650 वर्ग किलोमीटर। लेकिन मैदानी क्षेत्र को अध्ययन की सुविधा से दो भागों में विभाजित किया जाता है और बीच को जो विभाजक लाइन है वह गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार के मैदानी भाग को दो बराबर भागों में बांटती है। कंटूर लाइन के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। अब चूंकि ये बिहार का मैप है, ठीक है, ये गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, तो गंगा नदी बिहार को अगर बीचों बीच क्रॉस करती है तो स्वाभाविक तौर पर बिहार को दो बराबर भागों में बांटेंगी। ऊपरी का जो क्षेत्र होगा वह उत्तरी बिहार कहलाएगा और जो नीचे का क्षेत्र होगा वह दक्षिणी बिहार कहलाएगा। यानी कि गंगा नदी बिहार को दो बराबर भागों में बांटेगी। उसका एक भाग उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा भाग दक्षिणी गंगा के मैदान के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखिए उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो उत्तरी गंगा का मैदान अगर देखा जाए तो उत्तरी गंगा के मैदान का कुल एरिया जो है वह 56,980 वर्ग किलोमीटर है। अभी हमने पूरा गंगा के मैदान का एरिया आपको बताया था 90,650 वर्ग किलोमीटर, यह पूरी गंगा के मैदान का एरिया है। लेकिन इसमें उत्तरी गंगा का मैदान का जो एरिया है वह 56,980 वर्ग किलोमीटर है। और देखिए दक्षिणी मैदान का एरिया कितना है, 33,670 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों को आप लोग याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उत्तरी मैदान में अगर प्रमुख नदियां देखें तो उत्तरी मैदान की जो प्रमुख नदियां हैं वह है कोसी, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, ये प्रमुख उत्तरी बिहार की नदियां हैं। इसको वर्गीकृत किया जाता है भाबर या तराई, बांगर, खादर एवं चौर के रूप में। उत्तरी गंगा के मैदान का विस्तार भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, सिवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर, ये सारे जो जिले हैं जहां पर उत्तरी गंगा का मैदान विस्तृत है। यहाँ पर जो प्रमुख दोआब मिलते हैं, उत्तरी गंगा के क्षेत्र में जो प्रमुख दोआब देखने को मिलेंगे वह कोसी गंडक पहले नंबर पे रखिए, गंडक घाघरा पहले नंबर पे महानंदा कोसी, दूसरे नंबर पे कोसी गंडक और तीसरे नंबर पे गंडक घाघरा। ये तीन जो दोआब हैं वह उत्तरी गंगा के मैदान में ये तीन प्रमुख दोआब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उत्तरी गंगा में बस रिवीजन की दृष्टि से इतना ही आपको पढ़ना है। प्रमुख नदियां को विस्तार में हम लोग थोड़ी देर में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तरी गंगा के मैदान का क्षेत्रफल देखना है, प्रमुख नदियां और इसका विस्तार कौन कौन से प्रमुख जिले में है और कौन कौन से दोआब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बस उत्तरी गंगा के मैदान में आपको इतना ही पढ़ना है। उत्तरी गंगा के मैदान के बाद हम लोग अध्ययन करेंगे दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान हमने एरिया बता दिया, दक्षिणी गंगा के मैदान का भी एरिया हमने बता दिया था कितना, 33,670 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वह पुनपुन, किउल व गंगा, ये प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, इसका जो विस्तार है वह गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक इसका प्रमुख विस्तार माना जाता है। यहाँ पर जो प्रमुख जो प्रमुख पहाड़ियाँ देखने को मिलती है वह गया की पहाड़ी, गया में कई प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, राजगीर, खड़गपुर, बराबर एवं गिरियक की पहाड़ी, ये प्रमुख पहाड़ियां जो है वह आपको दक्षिणी मैदान में मिलेंगी। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा कि गिरियक की पहाड़ी बिहार के किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो दक्षिणी गंगा के मैदान में। ठीक है, इसका वर्गीकरण अगर देखा जाए ऊपर में जिस प्रकार से हमने दोआब देखा था उसी प्रकार से अगर हम लोग दक्षिणी बिहार के गंगा के मैदान का अगर हम लोग वर्गीकरण करें तो वहां पर भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान, ये तीन आपको देखने को मिलेंगे। अगर नदियां देखा जाए तो भोजपुर का मैदान जो है, भोजपुर का मैदान गंगा व सोन नदी के बीच में है। गंगा व सोन के बीच में भोजपुर का मैदान आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सोन और किउल के बीच में मगध का मैदान आपको मिलेगा। सोन व किउल आप लोग इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। ठीक है, भोजपुर का मैदान गंगा व सोन के बीच में, मगध का मैदान सोन व किउल के बीच में और अंग का जो मैदान है वह किउल से लेकर राजमहल की पहाड़ियां तक अंग का मैदान आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हो गया दक्षिणी गंगा का मैदान, यानी कि हमने क्या देख लिया, सबसे पहले देखा शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र और दूसरे नंबर पर हमने देखा गंगा का मैदानी भाग जिसमें उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। अब तीसरा पॉइंट जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है वह है दक्षिण का सीमांत पर्वतीय क्षेत्र।
सॉरी, दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र, दक्षिण में बिहार में पठार ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दक्षिण का जो सीमांत पठारी क्षेत्र है वह बेसिकली विंध्य पर्वत का भाग माना जाता है। ठीक है, विंध्य पर्वत का भाग माना जाता है। और अभी हमने ऊपर बताया भूगर्भिक संरचना के दौरान कि विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वह बिहार में कहाँ पर मिलेगी? कैमूर व रोहतास में, कैमूर व रोहतास। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि कैमूर का पठार जो है वह दक्षिण के सीमांत पठारी क्षेत्र में हम लोग कैमूर के पठार काफ़ी अध्ययन करेंगे। और कैमूर का पठार विंध्य पर्वत का भाग होगा, क्योंकि हमने ऊपर क्या बताया कि कैमूर व रोहतास में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैमूर का पठार है। कैमूर के पठार के जो औसत ऊंचाई है वह 300 से 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। अगर दक्षिणी के पठारी क्षेत्र का हम लोग विस्तार देखें तो इसका विस्तार जो है वह जबलपुर से लेकर रोहतास बिहार तक देखने को मिलता है। दक्षिणी का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ दोनों प्रकार के आपको चट्टान देखने को मिलेंगे, विंध्य क्रम वाले और आर्कियन में धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और विंध्य क्रम वाले कैमूर और रोहतास में जाएगा। ठीक है, अन्य यहाँ पे रोहतास का पठार है, स्वाभाविक है कि विंध्य है तो कैमूर और रोहतास दोनों होंगे। ठीक है, इसी में एक महत्वपूर्ण है खड़गपुर की पहाड़ी। ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ी जो है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। चूंकि दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र है और दक्षिण बिहार में अभी हमने दो बताया था, दक्षिण बिहार में एक तो धारवाड़ मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? सबसे पहले वाला याद रखिए, धारवाड़ और विंध्य क्रम की चट्टानें। तो विंध्य में हमने कैमूर का पठार और रोहतास का पठार देख लिया। जो धारवाड़ का जो चट्टानें मिलेगी वह आपको खड़गपुर की पहाड़ियां धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसका आकार त्रिभुजाकार है और इसका अगर विस्तार देखा जाए, इसका एरिया देखा जाए तो कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में खड़गपुर की पहाड़ियां देखने को मिलती है, जो कि जमालपुर से लेकर जमुई तक इसका विस्तार है खड़गपुर की पहाड़ियां का। ठीक है, तो बिहार की भूगर्भिक संरचना के तीनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र कौन सा है? बताइए। विश्व का सबसे बड़ा जो टाल क्षेत्र है वह मोकामा का क्यूल हरोहर नदी घाटी में देखने को मिलती है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है जो कि मोकामा के क्यूल हरोहर नदी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में भारत के लगभग 90% मखाने का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बिहार का प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। कैसे है? अभी हमने बताया कि दक्षिण बिहार में दो एरिया आते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, किसकी उत्पत्ति हुई है? धारवाड़ की। धारवाड़ के बाद किसकी उत्पत्ति हुई है? विंध्य की, विंध्य क्रम की चट्टानों की। और ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे? दक्षिणी क्षेत्र में मिलेंगे। तो स्वाभाविक है कि दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र जो है वह बिहार का प्राचीनतम भूखंड होगा। उम्मीद है कि यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई डाउट और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, आपकी सारी शंका का समाधान हमारे द्वारा कर दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बिहार की भौगोलिक संरचना को देखा। अब हम लोग बिहार की प्रमुख मृदा को देखते हैं। यहाँ से प्रतिवर्ष 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिक संभावना होती है कि कंफ्यूजन के अभाव में स्टूडेंट्स लोग इसे गलत कर बैठते हैं। लेकिन आपको गलती नहीं करके आनी है। हर एक प्रश्न को आप अच्छे तरीके से पूर्णतः सही सॉल्व करने की कोशिश करें। आइए बिहार की मृदा का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बिहार की मृदा को अगर देखा जाए तो मृदा को भी 3 प्रमुख भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। उत्तरी बिहार की गंगा की मैदान की एक पार्ट हो गया उत्तरी बिहार की गंगा का मैदान, दूसरा वहाँ जो मृदा पाई जाएगी। दूसरा जो हो गया दक्षिणी बिहार के मैदान की जो मृदा होगी वह दूसरे नंबर पे आप रखिए। और तीसरे नंबर पे दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र की मृदाएं होंगी उसे आप तीसरे नंबर पे रखिए। ठीक है, तो बिहार की मृदा को हम लोग यहाँ पर 3 भाग में कैटेगराइज करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नंबर पर उत्तरी बिहार की मैदानी मृदा को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, उत्तरी बिहार की मैदानी मृदा जो है वह उप हिमालय पर्वतीय मृदा के रूप में भी जानी जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि उप हिमालय का जैसे ही नाम आएगा तो हिमालय की चोटी बिहार में कहां पर देखने को मिलती है? सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बिहार, जहां पर अभी हमने देखा था टटसेरी चट्टानें, पश्चिमी चंपारण वाला एरिया। ठीक है, तो इसका रंग जो होता है
वह गहरा भूरा या पीले रंग की मृदा होती है। उप हिमालय पर्वतपदीय मृदा कहाँ पर पाई जाएगी? उत्तर पश्चिम बिहार में या फिर सोमेश्वर श्रेणी का जो क्षेत्र है उस एरिया में इसका जो रंग होता है वह गहरा भूरा या पीला रंग का होता है। इसकी विशेषता जैविक पदार्थों की इसमें अधिकता पाई जाती है, जैविक पदार्थ इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर धान, मक्का और जौ की फसलें अधिक रूप में की जाती है। तो यह है उप हिमालय पर्वतीय मृदा। अब दूसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण है वह है तराई क्षेत्र की मृदा। यह उत्तरी बिहार की मृदा में चल रहा है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। उत्तर बिहार के अभी हम लोग मृदा देख रहे हैं। पहले नंबर पर उप हिमालय पर्वतीय मृदा और दूसरे नंबर पर तराई क्षेत्र की मृदा। तराई किसे कहा जाता है? तराई जो उत्तरी बिहार का जो हिमालय का जो थोड़ा सा क्षेत्र जो बिहार में पाया जाता है, यह एक पट्टी के रूप में उत्तरी बिहार में पाई जाती है। नेपाल के साथ जो लगता हुआ बॉर्डर एरिया है वहां पर। ठीक है, उत्तर में बिहार नेपाल सीमा के साथ ही पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम चंपारण तक। अभी हमने क्या बताया कि नेपाल बॉर्डर के साथ एक पट्टी के रूप में पाई जाती है। और कहां से कहां तक? इधर पश्चिम में चंपारण से लेकर यानी कि पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक पूरा में। यानी कि अगर ये बिहार का मैप है तो ये वाला जो पूरा एरिया जो हो गया नेपाल के साथ जो बॉर्डर साझा हो रहा है वो उन सारे क्षेत्रों में तराई क्षेत्र की मृदा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि पश्चिम चंपारण में हिमालय वाले क्षेत्र में उप हिमालय पर्वतपदीय मृदा और उसके बाद जो पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक का बेल्ट होगा नेपाल के बॉर्डर के साथ लगता हुआ, वहां पर तराई क्षेत्र की मृदा, उसका जो रंग होगा तराई क्षेत्र की मृदा का वह भूरा तथा हल्का पीला रंग का यह भी मृदा होगी। ठीक है, इसकी विशेषता है इसमें अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। फास्फोरस एवं पोटास की इसमें कमी पाई जाती है, लेकिन जैव पदार्थ इसमें अधिक मात्रा में पाई जाएगी। यानी कि जैव पदार्थों की अधिक होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है और फास्फोरस एवं पोटास की कमी होती है तराई क्षेत्र की मृदा में। इससे भी प्रमुख जो फसलें की जाती है इस प्रकार की मृदा में वह धान, जौ, सरसों, गेहूं व पटसन की खेती की जाती है, कृषि की जाती है। ठीक है, अब आइए पुरानी जलोढ़ मृदा या फिर बंगर। ये दक्षिणी बिहार की मृदा आपको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, दक्षिणी बिहार में अगर देखा जाए तो गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर एवं भागलपुर तक पुरानी जलोढ़ मृदा या फिर बांगर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका रंग गाढ़ा भूरा या हल्का काला रंग का हल्का काले रंग की यह मृदा होती है। इसकी विशेषता चूना एवं पोटास की अधिकता, फास्फोरस, ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी इसकी प्रमुख विशेषता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है नवीन जलोढ़ की मृदा या फिर खादर क्षेत्र। नवीन जलोढ़ की जो मृदा है इसकी अवस्थिति उत्तरी गंगा के मैदान में है। कोसी क्षेत्र में पूर्णिया और सहरसा तथा दरभंगा और मुजफ्फरपुर से चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग तक यहाँ पर आपको नवीन जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। इसका भी रंग गहरा भूरा एवं काला होता है। देखिए, पुराने जलोढ़ की मृदा का रंग गाढ़ा भूरा होगा और हल्का काला, लेकिन नवीन जलोढ़ की मृदा का रंग गहरा भूरा एवं काला होगा। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो बिहार में जहाँ पर पर्वतपदीय मिट्टी पाई जाती है उसे भावर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, बिहार में अबरक मूल रूप से कहाँ पर प्राप्त होती है? तो बिहार में मूल रूप से जो अबरक है वह बिहार के नवादा जिले में पाई जाती है। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो और प्रमुख मृदा है उनमें है बलसुंदरी मिट्टी, बलसुंदरी मृदा या बलसुंदरी मिट्टी। बलसुंदरी मिट्टी का जो विस्तार है या इसकी अवस्थिति है वह पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण एवं सारण जिले में इसका प्रमुख विस्तार है। आपसे एग्जाम्पल देकर पूछा जाएगा कि सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण एवं सारण जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या फिर बलसुंदरी मिट्टी निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है, और ये सभी जिले का नाम वहां पर दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग याद रखेंगे बलसुंदरी मिट्टी बांगर के दक्षिणी दिशा में यानी कि पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण और सारण जिले में आपको बलसुंदरी मृदा वहां पर देखने को मिलती है। और इसका भी जो रंग है वह गहरा भूरा एवं सफेद रंग बलसुंदरी मिट्टी की प्रकृति होती है। ठीक है, अब आइए दक्षिणी बिहार के अगर मैदानी क्षेत्र देखा जाए दक्षिणी बिहार का, तो दक्षिणी बिहार में कगारी मिट्टी पाई जाती है। जिस प्रकार से आप देखेंगे
कि कगारी मिट्टी जो है वह गंगा के दसनी एवं सोन, क्यूल व फाल्गु नदियों के किनारे जो है कगारी मिट्टी पाई जाती है। याद करने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। गंगा के दसनी क्षेत्र एवं सोन, क्यूल एवं फाल्गु नदी के किनारे, यानी कि गंगा के दसनी क्षेत्र को देखा जाए, इसके अलावा जो अन्य नदियां हैं, सोन नदी, क्यूल नदी, फाल्गु नदी, इन नदियों के किनारे जो है वह कगारी मिट्टी जो है वह पाई जाती है। ठीक है। टाल मृदा जो है वह बक्सर, मुंगेर, पटना और भागलपुर में टाल मृदा मिलेगी, या टाल मृदा वहां पर पाई जाती है। ठीक है। अब करैल कैवाल मिट्टी जो है वह बक्सर, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, पटना, भागलपुर, औरंगाबाद जिले में करैल कैवाल मिट्टी मिलेगी। और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में आप देखेंगे तो करैल कैवाल मिट्टी बहुत ज़्यादा, बिहार के दक्षिणी बिहार वाले बेल्ट में करैल कैवाल मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है, मिट्टी से संबंधित केवल जिले पूछे जाएंगे, इसीलिए बाकी इसकी विशेषता पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, इसीलिए मैं विशेषता को नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। केवल आपका विस्तार महत्वपूर्ण है, कौन कौन से जिले में कौन सी मृदा पाई जाती है। अगला है बलथल मृदा। बलथल मृदा जो है वह गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा तथा छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के बीच एक संकीर्ण पट्टी के रूप में बलथल मिट्टी पाई जाती है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगर परीक्षा की दृष्टि से यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य को देखा जाए जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, उनमें पूछा जा सकता है कि बिहार में पिडमोंट स्वैप मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। बताइए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया होगा तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। बिहार में पिडमोंट स्वैप मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में। एक और प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मृदा पाई जाएगी? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर है तो आपको याद रखना वो जरूरी है। ठीक है। अब दक्षिणी का अगर संकीर्ण पठार की मृदा देखा जाए, 3 भागों में हमने बांटा था मृदा को, उत्तर का मैदान की मृदा, दक्षिणी मैदान की मृदा और दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा। दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा में लाल बलुई मृदा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाल बलुई मृदा का एरिया अगर आप देखेंगे तो जो बिंद क्रम की चट्टानों का एरिया है रोहतास व कैमूर, वही लाल बलुई मृदा का भी एरिया है। इसकी प्रकृति या इसका रंग अगर देखा जाए तो लाल या पीला इसका रंग होता है, लेकिन नाम में ही जुड़ा हुआ है लाल बलुई मृदा। तो इस प्रकार की मृदा में बालू की अधिकता होती है, बालू की मात्रा अधिक रूप में होती है। स्वाभाविक है कि अगर बालू अधिक मात्रा में होगा तो वह मृदा उपजाऊ कम होगा। ठीक है, तो यह हो गया लाल बलुई मृदा। अब जो महत्वपूर्ण है वह है लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी को अगर देखा जाए तो लाल व पीली मिट्टी बांका, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में मिलेगी। अभी हमने ऊपर में बताया रोहतास व कैमूर में, रोहतास प्लस कैमूर लाल बलुई मिट्टी हमने बताया, लाल बलुई ये चूंकि पठारी क्षेत्र है। ठीक है, और इन 2 पठारी क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी बिहार के अधिकांश पठारी क्षेत्रों में गया, मुंगेर, जमुई, नवादा, बांका, औरंगाबाद, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? लाल व पीली मृदा। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, इसकी जो रंग होती है, कलर होती है, वह रेड कलर की सॉइल होती है और इसकी प्रमुख विशेषता में होती है लौह तत्व की यहाँ पर अधिकता होती है। और चूंकि पठारी क्षेत्र की मृदा है तो पठारी क्षेत्र की मृदा कैसे उपजाऊ हो सकती है? तो इसकी एक प्रमुख विशेषता है कम उर्वर। अभी ऊपर भी हमने बताया लाल बलुई मृदा भी कम उपजाऊ होती है और यह भी कम उपजाऊ होती है क्योंकि ये दोनों मृदा जो है वह दक्षिण के सीमांत पठारी क्षेत्र की प्रमुख मृदा है। तो पठारी क्षेत्र की जो मृदा होगी वह कम उपजाऊ होगी। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, संभवतः नदियों को देखेंगे। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वह है बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहत स्तर पर जूट की कृषि किन क्षेत्रों में होती है? तो जूट की जो कृषि होती है, अगर ये बिहार का मैप जो है रफ आइडिया देखें तो उत्तर बिहार का जो बेल्ट है, उत्तर बिहार के बेल्ट में यहीं पर तो अधिक मात्रा में वर्षा होगी।
वर्षा यहीं पर अधिक होती है और स्वाभाविक है कि यहाँ जब अधिक वर्षा होगी तो यहाँ पर जूट की खेती अधिक होती है। अधिक वर्षा के कारण यह उत्तरी पूर्वी बिहार का बेल्ट है। बिहार के लगभग 90% क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा विस्तृत है या पाई जाती है? तो बिहार के लगभग 90% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एक और कारण है जलोढ़ मिट्टी पाई जाने का, क्योंकि बिहार जो है वह यहाँ पर गंगा नदी का एरिया काफ़ी ज़्यादा है। गंगा नदी के किनारे कई सारे बिहार के जिले स्थित हैं, तो स्वाभाविक है कि उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर बिहार में पाई जाती है। धान तथा जूट हेतु कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो धान तथा जूट के लिए खादर मिट्टी जो है वह काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अगला, बिहार का दाल का कटोरा किसे कहा जाता है? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटे छोटे फैक्ट्स आपको यहाँ पर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। बिहार का दाल का कटोरा जो है वह मोकामा टाल क्षेत्र को बिहार का दाल का कटोरा कहा जाता है। तो यह फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखें अगर हम लोग, तो पूर्वी बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड का गठन हुआ था? तो लगभग 46% या फिर 45.85% एरिया लेकर झारखंड का गठन हुआ। भीम बांध कहाँ पर पाया जाता है? तो मुंगेर में। बिहार का अधिकांश भूभाग किससे आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से बिहार का अधिकांश भूभाग आच्छादित है। बिहार में दामोदर नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो बिहार में जो दामोदर नदी है वह घाटी से बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। तो बिहार की भौगोलिक संरचना को हमने देखा, बिहार की प्रमुख मृदा को देखा। अब हमने जिसे बताया था जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार की नदियां, उसे हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसे अध्ययन करेंगे। बिहार की नदियों में सबसे प्रमुख जो नदी है वह कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी जो है वह बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है और गंगा नदी के कारण ही बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वह उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान में विभाजित है, और जिसका अध्ययन हमने बिहार की भौगोलिक संरचना के अंतर्गत किया है। तो गंगा नदी जो है वह बिहार में प्रमुख रूप से चौसा में प्रवेश करती है। गंगा नदी चौसा कहाँ है? बक्सर में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करेगी। अगर आप रफ आइडिया के रूप में ये हम लोग अगर बिहार का मैप को अगर हम लोग देखें तो ये गंगा नदी ऐसे प्रवेश करती है, आरा बक्सर होते हुए बिहार में गंगा नदी का प्रवेश होता है। अगर बिहार में गंगा नदी की लंबाई को देखा जाए तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी का मैदान है। बिहार में गंगा नदी के किनारे 12 जिले स्थित हैं। ये जो प्रश्न है वह बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि बिहार में ऐसे कितने जिले जो हैं जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित हैं। तो बिहार में कुल 12 जिले जो हैं वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। आइए हम लोग देखते हैं। इन 12 जिलों में भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय और मुंगेर, ये ऐसे 12 जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे बिहार में स्थित हैं। इसे आप मैप से पढ़िए तो ज़्यादा इजीली तरीके से आप याद कर पाएंगे। पढ़ते समय बिहार की मैप को आप सामने रखिए और देखते जाइए कि गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश हो रही है और कौन कौन से प्रमुख जिले हैं वह गंगा नदी के दोनों साइड में स्थित हैं। ठीक है, अगर सर्वाधिक लंबाई बिहार में गंगा नदी का देखा जाए तो बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है वह पटना जिले में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, गंगा नदी में, बिहार में गंगा नदी में दोनों साइड से, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र दोनों साइड से नदियां आकर मिलती है। उनमें उत्तर दिशा की जो प्रमुख सहायक नदियों को अगर देखा जाए तो क्रमवार रूप में अगर हम लोग देखें उत्तर बिहार की नदियां को, तो घाघरा की नदियां सबसे पहले आगे गंगा में मिलेगी। घाघरा के बाद ऊपर की ओर बढ़ें तो गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, महानंदा और बया नदी। ये सारी ऐसी नदियां हैं जो उत्तर दिशा की प्रमुख नदियां हैं और गंगा नदी में आकर मिलती है। अगर दक्षिण दिशा से आकर गंगा नदी में मिलने वाली नदियां को उदाहरण देखा जाए तो उनमें सोन, पुनपुन, कर्मनासा, किऊल, फल्गु, काओथोरा, धर्मावती, गंगी, बदुआ, ये सारे ऐसी नदियां हैं जो दक्षिणी दिशा से आकर गंगा नदी में मिलती है। यानी कि गंगा नदी बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर में उत्तर बिहार की नदियां, कई सारे उत्तर क्षेत्र से आने वाली नदियां गंगा में मिलेगी और दक्षिणी क्षेत्र से जाकर भी कई सारी नदियां गंगा में मिलती है। ठीक है, तो गंगा नदी बिहार को एक प्रमुख विभाजित करने वाली या बिहार की अर्थव्यवस्था को भी निर्धारित करने वाली एक प्रमुख नदी है, वह है गंगा नदी।
नदी, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर देखने को मिलेगी? पटना में। अब चूंकि गंगा नदी बिहार को दो बराबर भागों में बांट देती है, उत्तरी गंगा और उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, तो उत्तरी बिहार की नदियों को आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद दक्षिणी बिहार की नदियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। उत्तर बिहार की नदियों का अध्ययन करें तो उसमें सबसे प्रमुख जो नदी है वह है गंडक नदी। सबसे पहला प्रमुख नदी जो है वह है गंडक नदी। गंडक नदी का अगर हम लोग बिहार में प्रवेश देखें तो गंडक नदी का जो बिहार में प्रवेश है वह वाल्मीकि नगर या पश्चिम चंपारण में गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में गंडक नदी 260 किलोमीटर, गंगा नदी की प्रवाहित क्षमता जो है वह बिहार में 260 किलोमीटर है, यानी कि पश्चिमी चंपारण से बिहार में एंट्री करने से लेकर गंडक नदी जब तक गंगा में मिलेगी, इस दौरान गंडक नदी 260 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है। गंडक नदी का अन्य नाम काली गंडक, सदानीरा, गंडकी, नारायणी, शालिग्रामी, ये सारे जो नाम हैं वह गंडक नदी के अन्य नाम हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका अगर प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, इसके बाद सारण, गोपालगंज, वैशाली, सिवान, मुजफ्फरपुर जिले, ये सारे जो जिले हैं वह गंडक नदी का प्रवाह क्षेत्र है। और पश्चिमी चंपारण में गंगा नदी के उद्गम होने के साथ इन जिलों से होकर प्रवाहित होते हुए अंत में हाजीपुर में आकर गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। गंडक नदी के साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है गंडक नदी, ठीक है। तो गंडक नदी को हमने यहाँ पर देख लिया। दूसरा प्रमुख नदी है वह है घाघरा नदी या फिर सरयू नदी। देखिए घाघरा नदी का जो बिहार में प्रवेश है वह घाघरा नदी बिहार के सिवान जिले में प्रवेश करती है गुठनी में, यानी कि घाघरा नदी बिहार के सिवान जिले के अंतर्गत गुठनी में बिहार में प्रवेश करेगी। बिहार में इसका लंबाई जो है वह 83 किलोमीटर बिहार में इसका लंबाई है। अगर इसका प्रवाह मार्ग देखा जाए तो सिवान में यह प्रवेश करेगी और सिवान एवं सारण में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और सारण में गंगा नदी में रेविलगंज नामक स्थान पर सारण के गंगा नदी क्षेत्र में यह घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है, यानी कि इसका उद्गम होता यह बिहार में प्रवेश करती है सिवान जिले में और मिल जाएगी गंगा नदी में सारण जिले में आकर। इस दौरान 83 किलोमीटर का एरिया यह कवर करती है। इसकी सहायक नदियों में राप्ती नदी और महाकाली नदी इसकी सहायक नदियों में प्रमुख है, ठीक है। घाघरा नदी जिस प्रकार से गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा का निर्धारण करती है, उसी प्रकार से घाघरा नदी भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है। तो यह घाघरा नदी भी महत्वपूर्ण है। अब आइए बूढ़ी गंडक नदी। आप लोग सारे पॉइंट्स को अच्छे से कंप्लीट करते चलें। एग्जामिनेशन में कोई भी प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है और कोशिश करिए कि आपका एक भी प्रश्न जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वह एग्जामिनेशन में गलत ना हो पाए। अगला है बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी का अगर उद्गम देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण के बिशंभरपुर चौतरवा नामक स्थान पर बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम होता है। बिहार में इसकी सहायक नदियों में मसान, बलौर, पंडई, सिकता, तिलवे, तिऊर, घनौती, कोहरा एवं दंदा, ये सारी नदियां जो है वह बिहार में बूढ़ी गंडक नदियों की सहायक नदियां हैं। बिहार में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है और बिहार में बूढ़ी गंडक नदी की उद्गम जो है वह पश्चिम चंपारण जिले में होती है, लेकिन ये खगड़िया के निकट गंगा नदी में संगम इसका हो जाता है बूढ़ी गंडक नदी का। इसकी अगर प्रमुख विशेषता देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बूढ़ी गंडक नदी जो है वह बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इतना ही नहीं, उत्तरी बिहार की तीव्रतम प्रवाह वाली नदी बूढ़ी गंडक नदी मानी जाती है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? बताइए बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो आप क्या बताएंगे? बूढ़ी गंडक नदी। और उत्तरी बिहार की सबसे तीव्रतम प्रवाह वाली नदी कौन है? तो उत्तरी बिहार की सबसे तीव्रतम प्रवाह वाली नदी भी बूढ़ी गंडक नदी है। तो ये फैक्ट्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बूढ़ी गंडक नदी के बाद हम लोग बागमती का अध्ययन करते हैं। बागमती नदी, ठीक है। बागमती नदी जो है वह बागमती नदी का उद्गम शिवपुरी श्रेणी नेपाल से बागमती नदी का उद्गम होता है। बिहार में सीतामढ़ी जिले के सोरावती ग्राम में यह बिहार में प्रवेश करेगी और कोसी नदी बलदा घाट में जाकर यह मिल जाएगी। बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर है, ठीक है। बागमती नदी की अगर प्रमुख सहायक नदियों को देखा जाए तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में लाल बकैया,
छोटी बागमती, सिपरी, मनोहरा, कोला, ये सारे जो हैं वह बागमती नदी की सहायक नदियां हैं बिहार के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी जो है वह अन्य नामों से भी कोसी नदी जानी जाती है। जैसे ऋग्वेद में कोसी को कौशिकी के रूप में जाना गया है, वहीं नेपाल में कोसी नदी को सप्त कोसी कहा जाता है और बिहार में इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में अगर प्रवेश देखा जाए कोसी नदी का, तो कोसी नदी का बिहार में प्रवेश सुपौल जिले के समीप भीमनगर में कोसी जिले का बिहार में कोसी नदी का बिहार में प्रवेश माना जाता है। किस जिले में? सुपौल जिले में भीमनगर के पास में। इसका संगम कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि कोसी नदी सुपौल जिले में बिहार में प्रवेश करेगी और कटिहार में कुर्सेला के निकट गंगा नदी में कोसी नदी का संगम हो जाता है। बिहार में इस दौरान कोसी नदी 260 किलोमीटर की अपनी यात्रा का सफर करती है, जिस दौरान प्रमुख सहायक नदियां जो इसे सहायता करती है उनमें बागमती, अरुण, तामूर, सुन कोसी, कमला बलान, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती एवं लिखू खोला, ये सारे जो हैं वह कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो कोसी नदी भी हमने यहाँ पर देख लिया। कोसी नदी के बाद अन्य प्रमुख जो उत्तरी गंगा के मैदान की नदियां हैं वह है कमला नदी। कमला नदी का देखा जाए तो उद्गम जो है वह नेपाल के महाभारत श्रेणी में कमला नदी का उद्गम माना जाता है, लेकिन कमला नदी जो बिहार में प्रवेश करेगी वह मधुबनी जिला के जयनगर में कमला नदी बिहार में प्रवेश करती है। इसका संगम जो है वह खगड़िया जिले में बागमती नदी में इसका संगम होता है। इस दौरान बिहार में 120 किलोमीटर इसकी लंबाई है 120 किलोमीटर। यानी कि कमला नदी का उद्गम कहां पर होगा? नेपाल महाभारत श्रेणी। कमला नदी बिहार में प्रवेश कहां पर करेगी? मधुबनी जिला जयनगर में। इसका संगम कहां पर है? खगड़िया जिला बागमती नदी में। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियों में सोनी नदी, ढौरी नदी, बलान व त्रिशूला तथा मैनावती नदी जो है कमला नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी अगर प्रमुख विशेषता देखा जाए तो मिथिलांचल की सबसे पवित्र नदी जो है वह कमला नदी को माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मिथिलांचल की पवित्र नदी बिहार में किस नदी को जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि मिथिलांचल की पवित्र नदी है वह कमला नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो कमला नदी को यहाँ पर हमने डिस्कस किया। कमला नदी के बाद जो प्रमुख नदी है वह है महानंदा नदी। महानंदा नदी का अगर उद्गम देखा जाए तो महानंदा नदी जो है वह दार्जिलिंग के महल्दी राम पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, लेकिन किशनगंज जिले में महानंदा नदी जो है वह किशनगंज जिले में बिहार में प्रवेश करती है और यह बांग्लादेश के गोदावरी घाटी में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में मेची, बालासोन, कनकाई, रतवा एवं त्रिणाई, राणोचोंदी, ये सारी महानंदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बिहार में इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर बिहार में इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, तो महानंदा नदी हो गया कंप्लीट। महानंदा नदी के बाद उत्तर बिहार की अधिकांश नदियों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ठीक है, उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों को डिस्कस करने के बाद हम लोग किसे डिस्कस करेंगे? दक्षिणी बिहार की प्रमुख नदियों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दक्षिणी बिहार की अगर प्रमुख नदियाँ देखा जाए तो दक्षिणी बिहार की प्रमुख नदियों में सोन नदी काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है। सोन नदी का बिहार में प्रवेश रोहतास जिले में सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, इसका संगम पटना मनेर में गंगा नदी में इसका संगम होता है। बिहार में 202 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियों में गोपद, रिहंद, बनास, कन्हर एवं उत्तरी कोयल, ये सारे सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, सोन नदी के बाद जो प्रमुख नदी बिहार में हमें जिसका अध्ययन दक्षिणी बिहार में करना है वह है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का जो उद्गम है वह बिहार में नहीं होता, बल्कि पुनपुन नदी पलामू झारखंड में पुनपुन नदी का उद्गम होता है, लेकिन बिहार में यह गया जिला में प्रवेश करती है और पटना फतुहा में यह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। बिहार में पुनपुन नदी गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल एवं पटना जिले में यह प्रवाहित होती है। देखिए, नदियों के दृष्टिकोण में अगर आप देखेंगे तो कई सारे बुक्स में आपको अलग अलग डेटा भी मिल जाएंगे। ठीक है, मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप मैप को सामने रखकर आप जब पढ़ेंगे तो जो थोड़े बहुत डाटा का जो डाइवर्सिटीज आपको डिफरेंट बुक्स में देखने को मिलते हैं वह बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आप नदियों का अध्ययन करें तो बिहार का मैप, बिहार की ज्योग्राफिकल मैप को आप सामने रखें और देखते जाएं कि कौन सी नदी कहाँ पर प्रवेश करेगी और कौन कौन से जिले से प्रवाहित होकर उसका संगम होगा।
तब जाकर आपका कन्फ्यूजन जो है वह दूर हो पाएगा। ठीक है, पुनपुन नदी के बिहार में लंबाई 235 किलोमीटर है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में मादर, बिलरो, मोरहर, दरधा, रामरेखा और बुतावे, ये सारे प्रमुख नदियां जो है वह पुनपुन नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, सोन नदी को देखा, पुनपुन को देखा। अब हम लोग आते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दक्षिणी बिहार में। ठीक है, इसे आप स्पेशली देखेंगे कि फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, पितृपक्ष के दौरान पिंडदान गया में जो किया जाता है वह भी फल्गु नदी में ही किया जाता है। फल्गु नदी का जो उद्गम है वह लीलार्जन, निरंजना व मोहन नदी के संगम से फल्गु नदी का उद्गम हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है, फल्गु नदी का उद्गम जो है वह दो नदियों के संगम से फल्गु नदी का उद्गम होता है। कौन सी दो नदियों के संगम से फल्गु नदी का उद्गम होता है? तो लीलार्जन निरंजना नदी या फिर मोहन नदी के संगम से गया में फल्गु नदी का उद्गम होता है, उद्भव होता है। और फल्गु नदी का जो मुहाना है वह पुनपुन नदी ताल क्षेत्र फल्गु नदी का मुहाना है। इसके प्रमुख शाखाएं अगर देखा जाए तो घोघर, खूरी, लोकायन तथा धनराजी इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, तो यह फल्गु नदी को हमने देखा। फल्गु नदी के बाद दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों में एक नदी है अजय नदी। अजय नदी का जो उद्गम है वह बड़पार जमुई अजय नदी का यहाँ से उद्गम होता है और यह बंगाल में भागीरथी नदी में अजय नदी जो है वह मिल जाती है। यानी कि अजय नदी बिहार में नहीं मिलती बल्कि यह पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी में अजय नदी मिलेगी। ठीक है, इसका प्रवाह जमुई मुंगेर जिला इसका प्रमुख प्रवाह है। ठीक है, अब अजय के बाद जो एक और छोटी सी नदी है वह है सकरी नदी। सकरी नदी का जो उद्गम है वह छोटा नागपुर का पठार सकरी नदी का प्रमुख उद्गम है और बिहार में यह नवादा जिले में गोविंदपुर के निकट बिहार में नवादा जिले में प्रवेश करेगी और यह किऊल तथा मोरहर के साथ गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है। बिहार में नवादा, पटना, गया तथा मुंगेर जिले में सकरी नदी प्रवाहित होती है। दक्षिणी बिहार की एक और प्रमुख नदी है वह है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी को अगर देखा जाए तो कर्मनासा नदी का उद्गम कैमूर का पर्वत, कैमूर का पठार से कर्मनासा नदी का उद्गम माना जाता है और यह बक्सर में गंगा नदी में जाकर कर्मनासा नदी मिल जाती है। अगर इसकी विशेषता देखा जाए तो अशुभ या अपवित्र नदी मानी जाती है कर्मनासा नदी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कर्मनासा नदी को अशुभ नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और कर्मनासा नदी जो है वह उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करेगी। उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच सीमा निर्धारण के लिए चार प्रमुख नदियां आप लोग याद रखेंगे। चार नदियां जो है वह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करेगी। कौन कौन नदी? पहला है घाघरा, दूसरा है गंडक, तीसरा है कर्मनासा और चौथा है गंगा स्वयं। ये चार ऐसी नदियां जो है ये चार ऐसी नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो इन नदियों का आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो यह हो गया कर्मनासा। कर्मनासा के बाद अगला प्रमुख नदी है वह है चानन नदी। चानन नदी को पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम हुआ है और यह जो है वह नालंदा जिले के गिरियक में जाकर इसका संगम हो जाता है। ठीक है, गिरियक में इसकी प्रमुख धाराएं तिलैया, पैमार, धरांजे और महाने ये प्रमुख धाराएं हैं। लेकिन जब छोटी नदियों का आप लोग अध्ययन करेंगे जैसे चानन नदी, सकरी नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, यह कहाँ पर जाकर मिल जाती है, इसका संगम कहाँ पर होता है, कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं जो है वह इसमें आकर मिलती है, इन सभी छोटी छोटी बारीकियों का आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि ज्योग्राफी में प्रश्न जो भूगोल सब्जेक्ट होता है उससे कहीं से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो चानन नदी के बाद हम लोग देखेंगे दक्षिणी बिहार में एक और प्रमुख और अंतिम नदी वह है किऊल नदी। किऊल नदी का जो उद्गम है वह झारखंड के गिरिडीह जिला में किऊल नदी का उद्गम होता है और यह लखीसराय के सूरजगढ़ में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी अगर बिहार में प्रवेश देखा जाए, चूंकि उद्गम झारखंड गिरिडीह में होता है लेकिन बिहार में जमुई जिले के सतपहाड़ी नामक स्थान में बिहार में प्रवेश करेगी और लखीसराय में जाकर गंगा नदी में मिल जाएगी। बिहार में
इसकी सहायक नदियों में बरनर, हरोहर व अंजन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार से दसनी गंगा की मैदान की नदियों को हमने देखा। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में कि सिकराना नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बूढ़ी गंडक नदी है, तो बूढ़ी गंडक नदी को ही सिकराना नदी के नाम से जाना जाता है। डेहरी बांध जो है वह सोन नदी पर डेहरी बांध स्थित है। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी कौन सी है, तो बिहार में प्रवाहित होने वाली नेपाल की पवित्रतम नदी बागमती नदी है। मेची किसकी सहायक नदी है, बताइए मेची किसकी सहायक नदी है, तो मेची महानंदा की सहायक नदी है। अगला है देवदाह और गोगरा अन्य नाम है, किस नदी के नाम है, देवहा और गोगरा। तो ये देवहा और गोगरा जो है वह घाघरा नदी के अन्य नाम हैं। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, अभी हमने ऊपर में बताया था कि बूढ़ी गंडक नदी जो है वह गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है। और इतना ही नहीं, उत्तरी गंगा की नदियों में सबसे प्रवाहतम नदी जो है वह बूढ़ी गंडक नदी की मानी जाती है। लेखनदई और करनाली नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है, तो घाघरा नदी का अन्य नाम है करनाली नदी और लखनदई नदी घाघरा नदी का अन्य नाम है। अब्दुल बारी पुल किस नदी पर स्थित है, तो अब्दुल बारी पुल जो है वह सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी के अन्य नाम क्या हैं, तो सोन नदी के अन्य नाम क्या हैं, हिरण्यवाह और सोनभद्र, ये सोन नदी के अन्य नाम हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बिहार की नदियां यहाँ पर समाप्त हुई। नदियां के बाद अब हम लोग देखेंगे वैसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जहाँ से प्रतिवर्ष और यहाँ से अनिवार्य है कि आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैचिंग में भी आपसे पूछा जा सकता है या इंडिपेंडेंट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन अनिवार्य है कि यहाँ से प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे। बिहार के प्रमुख जलप्रपात, बिहार के प्रमुख कुंड और बिहार की प्रमुख झीलें, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बिहार की प्रमुख जलप्रपात में सबसे महत्वपूर्ण है ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में ककोलत पहाड़ी पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो 160 फीट इसकी कुल ऊंचाई है। और ककोलत जलप्रपात की जो ऊंचाई है वह 80 फीट। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई है 80 फीट। ठीक है, कोडरमा पठार से उद्गमित 7 धाराओं के निर्माण से यह ककोलत जलप्रपात का निर्माण होता है। यह पांडवों से संबंधित है ककोलत जलप्रपात और फेमस है। यह नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अगला है धुआं कुंड और मांझर कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड और मांझर कुंड जो जलप्रपात है वह रोहतास जिले के ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, यह सिखों से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है धुआं कुंड व मांझर कुंड। अगला है करकटगढ़ जलप्रपात। तो करकटगढ़ जलप्रपात अगर देखें तो करकटगढ़ जलप्रपात यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग है करकटगढ़ जलप्रपात। जब आप कैमूर जाएंगे कभी घूमने के लिए, कभी भ्रमण के लिए आप कैमूर जाएंगे तो करकटगढ़ जलप्रपात आप जरूर जाएं। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य का ही एक भाग है। ठीक है, तो करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है, कैमूर में। अगला है तुतला भवानी जलप्रपात। देखिए इन सभी जलप्रपात से संबंधित हमने टेलीग्राम पे आपको हमेशा फैक्ट्स को बताते रहा है। तुतला भवानी को भी हमने पहले बताया था आपको। तुतला भवानी जलप्रपात जो है वह रोहतास जिले में कचुआर नदी पर स्थित है। तुतला भवानी जलप्रपात है, संबंधित नदी है कचुआर नदी, लेकिन जिला जहां पर तुतला भवानी जलप्रपात देखने को मिलेगी स्थित है वह तुतला भवानी जलप्रपात जो है वह रोहतास जिले में स्थित है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है कि नायक प्रताप धवल का शिलालेख यहीं पर आपको देखने को मिलेगी जो कि 1158 ईस्वी का। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में नायक प्रताप धवल का उल्लेख किस जलप्रपात के आसपास देखने को मिलता है, तो आप क्या बताएंगे, तुतला भवानी जलप्रपात। और तुतला भवानी जलप्रपात बिहार के रोहतास जिले में अवस्थित है। इसका अन्य नाम तुतराही या तुतुला धाम इसका अन्य नाम है। अन्य जलप्रपात अगर देखें तो अन्य जलप्रपात में तेलहर कुंड जलप्रपात। तेलहर कुंड जलप्रपात दुर्गावती नदी कैमूर जिला, जियारकुंड जलप्रपात फुलवरिया नदी भोजपुर जिला, ओखरिन जलप्रपात गोपथ नदी रोहतास जिला, देवदारी जलप्रपात कर्मनासा नदी रोहतास जिला, खुआरी दाह जलप्रपात असाने नदी रोहतास जिला,
ऐसे आप लोग याद रखिए, जब आप जलप्रपात को पढ़ेंगे तो जलप्रपात से संबंधित नदी कौन सी है, जलप्रपात से संबंधित कौन सा जिला यानी कि कहाँ पर अवस्थित है, तो सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा ज़्यादा आपको जलप्रपात में पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा खुआरीदाह जलप्रपात, असाने नदी, रोहतास जिला। नीचे है राकिम कुंड जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात गायघाट नदी, रोहतास जिला। और सुवारा जलप्रपात, पूर्वी सुवारा नदी, रोहतास जिला। यानी कि अधिकांश जलप्रपात जो है वह आपको रोहतास जिला में ही देखने को मिलेंगे। ककोला एक प्रमुख जलप्रपात नवादा जिले में है। अन्यथा अगर आप देखेंगे राकिम कुंड है, खुआरीदाह है, देवदारी है, तुतला भवानी है, सुवारा जलप्रपात है, ये सब जो है वह रोहतास जिले में आपको देखने को मिलते हैं। और करकटड़ जलप्रपात जो है वह कैमूर जिले में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जलप्रपात को हमने यहाँ पर देख लिया और प्रमुख जो जलप्रपात बिहार में स्थित हैं उसे हमने यहाँ पर देखा। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख उष्ण जलकुंड, यानी कि बिहार में प्रमुख गर्म जलकुंड जो हैं वह कौन कौन से हैं। तो राजगीर में देखें कई सारे बिहार में गर्म जलकुंड जो है वह राजगीर में अधिक संख्या में स्थित हैं। तो राजगीर, मुंगेर और गया, ये तीन ही क्षेत्रों में आपको गर्म जलकुंड देखने को मिलेंगे। कौन कौन तीन क्षेत्र? राजगीर, मुंगेर या गया में। ठीक है, गया में सिर्फ एक जलकुंड स्थित है, वह है अग्निकुंड। तो आप लोग याद रखें अग्निकुंड कहाँ पर? गया में। ठीक है, अब आइए राजगीर और नालंदा, क्योंकि गर्म जलकुंड में यही दो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यहीं पर ज़्यादा संख्या में जलकुंड स्थित हैं। तो अगर राजगीर में देखा जाए तो ब्रह्मा कुंड जो है वह राजगीर में पाया जाता है और बिहार का सर्वाधिक उष्ण जलकुंड माना जाता है। बिहार का सर्वाधिक उष्ण जलकुंड किसे माना जाता है? ब्रह्मा कुंड को बिहार का सर्वाधिक उष्ण जलकुंड माना जाता है। और ब्रह्म कुंड कहाँ पर स्थित है? राजगीर यानी कि नालंदा में ब्रह्म जलकुंड स्थित है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड, यानी कि ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और मखदूम कुंड, ये सारे जो जल कुंड हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? राजगीर, नालंदा में। और गया में हमने बताया अग्निकुंड। अब आइए मुंगेर। मुंगेर का सबसे गर्म जलकुंड जो है वह लक्ष्मण कुंड है। मुंगेर का सबसे गर्म जलकुंड है लक्ष्मण कुंड और बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है वह है ब्रह्म कुंड। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड के अलावा लक्ष्मीश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, पंचतर कुंड, भीम बांध, ऋषि कुंड, ये सारे जो कुंड हैं वह आपको मुंगेर में मिलेंगे। और ये सारे जो जलकुंड हैं वह आपको राजगीर में मिलेंगे। और यह जो गया का अग्निकुंड है वह आपको गया में देखने को मिलेंगे, यानी कि गया में अवस्थित है। तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसे पूरी तरीके से रट लीजिए। ब्रह्मकुंड राजगीर, सूर्यकुंड राजगीर, नानक कुंड राजगीर, गोमुख राजगीर, मखदूम राजगीर, गया में अग्निकुंड, मुंगेर, लक्ष्मीश्वर मुंगेर, जन्मकुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, भीम बांध मुंगेर और पंचतर कुंड मुंगेर, ये सारे पूरी तरीके से हर एक फैक्ट आपकी जुबान पे होने चाहिए। जो याद करने लायक चीज़ें हैं उसको आप रट डालिए। एग्जामिनेशन में अभी कुछ समय बाकी है, एग्जामिनेशन से पहले हर एक चीज़ें आपकी जुबान पर पूरी तरीके से होनी चाहिए। अब आइए बिहार की प्रमुख झीलें। बिहार में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे प्रमुख है कांवर झील। कांवर झील कहाँ पर स्थित है? बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। बेगूसराय में मंझौल गांव में कांवर झील स्थित है। बेगूसराय के अंतर्गत कौन से गांव में? मंझौल गांव में। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है कौन सी? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है? कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। बूढ़ी गंडक के विसर्पण से कांवर झील का निर्माण होता है। ठीक है, कांवर झील के बाद देखिए एक और महत्वपूर्ण कांवर झील के साथ जुड़ा हुआ है, वह यह है कि बिहार का प्रथम रामसर स्थल जो है वह कांवर झील है। कांवर झील कहाँ पर स्थित है? कांवर झील बेगूसराय में। अब आइए गोगा बिल। गोगा बिल जो है वह कटिहार में स्थित है, कटिहार के मनिहारी में। गोगा बिल को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे गोगा बिल जो है वह घोघा चाप या घोघा झील, ये अन्य नामों से जाना जाता है। वहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए गोगा बिल ना देकर आपसे घोघा चाप और घोघा झील भी पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि गोगा बिल का ही अन्य नाम
घोघा झील या घोघा चाप है। यह कटिहार जिले के मनिहारी में यह स्थित है। इसका क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है और जल स्रोत जो है वह वर्षा या महानंदा नदी इसका प्रमुख जल स्रोत है। कांवर झील में हमने बताया कि बूढ़ी गंडक के विसर्पण से कांवर झील का निर्माण होता है, लेकिन गोगाबिल झील के जल का स्रोत का जो आधार है वह है महानंदा नदी। कांवर झील हो गया, गोगाबिल कटिहार हो गया। अब आइए सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील जो है वह बिहार के सहरसा जिले में स्थित है। सिमरी बख्तियारपुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील की जो आकृति है वह घोड़े के नाल की तरह इसकी आकृति है, यानी कि सिमरी बख्तियारपुर झील जो है वह घोड़े के नाल की तरह अवस्थित है। इसके संघटक झीलों में जमुनिया, गोबरा, कुमीबा तथा सरदिया इसकी प्रमुख संघटक झीलें हैं। किसकी? सिमरी बख्तियारपुर झील जो कि सहरसा जिले में स्थित है। अब आइए कुशेश्वर स्थान, ये सब आपको याद ही होगा। कुशेश्वर स्थान कहाँ पर स्थित है? या कुशेश्वर स्थान झील भी है और कुशेश्वर स्थान पश्चिम अभयारण्य भी है, पक्षी अभयारण्य भी है। ठीक है, तो कुशेश्वर स्थान जो है वह दरभंगा के कुशेश्वर नामक प्रखंड में स्थित है। ठीक है, देखिए 68वीं बीपीएससी से थोड़ा सा प्रश्न पूछने की प्रकृति में बदलाव आया है। तो अब आप जिले के नाम के साथ साथ कौन से क्षेत्र में, कौन से प्रखंड में, कौन से गांव में स्थित है इसे भी आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है, या तो आसान है, हर कोई याद कर लेगा, लेकिन दरभंगा के कुशेश्वर नामक स्थान प्रखंड में स्थित है कुशेश्वर स्थान झील, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल एवं पक्षी अभयारण्य भी है। ठीक है, अगला है जगतपुर झील। जगतपुर झील जो है वह भागलपुर में स्थित है, जगतपुर झील। अगला है खड़गपुर झील। खड़गपुर झील जो है वह मुंगेर में स्थित है। खड़गपुर झील कहाँ पर स्थित है? मुंगेर में। यह प्रमुख मानव निर्मित झील है। खड़गपुर झील का जो निर्माण है वह महाराजा दरभंगा के द्वारा खड़गपुर झील का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके निकट में, खड़गपुर झील के निकट में लक्ष्मी कुंड उष्ण जलकुंड भी स्थित है और पंचकुमारी जलप्रपात खड़गपुर झील के ही निकट में अवस्थित है। तो खड़गपुर झील कहाँ पर है? मुंगेर में। लक्ष्मी कुंड जलप्रपात भी कहाँ पर? अभी ऊपर हमने बताया मुंगेर में। और पंचकुमारी जलप्रपात कहाँ पर स्थित हो गया? मुंगेर में। खड़गपुर झील एक मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण महाराजा दरभंगा के द्वारा किया गया है। एक अन्य प्रमुख झीलों में है सरैया मान झील। सरैया मान झील जो है वह बेतिया जिले में अवस्थित है। ठीक है, तट पर लगे जामुन के पेड़ों से झील में गिरने वाले जामुनों के कारण पाचन हेतु स्वास्थ्यप्रद जल प्रदान करती है सरैया मान झील। यह काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आइए मोती झील। मोती झील कहाँ पर स्थित है? तो मोती झील मोतिहारी में स्थित है। यहाँ पर हैंगिंग ब्रिज का निर्माण यहाँ पर प्रस्तावित है और आने वाले समय में हैंगिंग ब्रिज आपको मोती झील पर देखने को मिल सकता है। अगला है पांडु पोखर। हमने कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे बताया था, आपको इससे संबंधित फैक्ट्स भेजा था। पांडु पोखर कहाँ पर स्थित है? तो पांडु पोखर राजगीर में अवस्थित है। राजा पांडु की यहाँ पर 37 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति है। ठीक है, और यही राजा पांडु के नाम पर इसका पोखर का क्या नाम पड़ा है? पांडु पोखर। कहाँ पर स्थित है? राजगीर में। यहाँ पर 37 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति बनी हुई है राजा पांडु की। ओपन एयर थिएटर व अन्य मनोरंजन गतिविधियां भी यहाँ पर की जाती है। अगला एक और प्रमुख झील है वह घोड़ा कटोरा झील। घोड़ा कटोरा झील जो है वह राजगीर में अवस्थित है और बिहार सरकार के द्वारा भारत में बुद्ध की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा का निर्माण प्रस्तावित है घोड़ा कटोरा झील में। तो घोड़ा कटोरा झील आप लोग याद रखेंगे राजगीर में। अगला है 52 पोखर तालाब। देखिए ये महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से यह यूनिक है, ये न्यू फैक्ट्स है, इसे आप लोग याद रखेंगे। 52 पोखर तालाब। 52 पोखर तालाब जो है वह वैशाली के बासो कुंड में स्थित है। महावीर स्वामी की प्राचीन प्रतिमा की प्राप्ति 52 पोखर तालाब वैशाली से ही हुई है। इस दृष्टिकोण से तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा वैशाली के किस तालाब के आसपास प्राप्त हुई है? तो आप क्या बताएंगे? 52 पोखर तालाब। अगला है मुचलिंद झील। मुचलिंद झील के बारे में भी हमने आपको कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे बताया था। मुचलिंद झील जो है, मुचलिंद झील बोध गया में देखने को मिलता है। यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हेतु गौतम बुद्ध के द्वारा ध्यान मग्न किया गया था और आपको याद होगा
कि जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के दौरान यहाँ पर ध्यानमग्न थे तो उस समय काफ़ी तेज वहाँ पर आंधी बारिश आया था और एक नाग के द्वारा इन्हें पूरा कवर किया गया था ताकि इनका ध्यान जो हो वह ध्यान भंग इनका न हो पाए। तो किस झील के किनारे इनकी ज्ञान प्राप्ति है? तो इन्होंने ध्यान लगाया था। तो मुचलिंद झील कहाँ पर स्थित है? बोधगया में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आपको याद रखना भी महत्वपूर्ण है। अगला एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, वैशाली का नाम किस राजा से प्रेरित है? तो वैशाली का नाम राजा विशाल के नाम से प्रेरित है। तो यह प्रमुख झील को भी हमने यहाँ पर देख लिया है। अगला आइए बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना को अगर देखा जाए तो कई सारे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है, हम लोग संक्षिप्त में डिस्कस कर लेते हैं। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 1954 ईस्वी में समझौता हुआ था। 1959 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। 1963 में निर्माण कार्य पूर्ण हुए और कोसी पूर्वी नहर पर विद्युत ग्रिड की स्थापना 1978 ईस्वी में किया गया है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है जिसके लिए समझौता नेपाल व भारत के बीच 1954 ईस्वी में हुआ। निर्माण कार्य प्रारंभ 1959 में हुआ और 1963 में निर्माण कार्य पूरी तरीके से पूर्ण हो गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वाभाविक है कि कोसी नदी जिसके कारण बिहार को प्रति वर्ष बाढ़ का सामना करना पड़ता है, तो इसका निर्माण का मुख्य उद्देश्य भी बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई व भूमि संरक्षण तथा जल विद्युत उत्पादन इसके निर्माण के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। अगर कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के चरण देखें तो कई चरणों में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, प्रथम चरण में हनुमान नगर में नेपाल में बांध का निर्माण किया गया और पूर्वी कोसी नहर का निर्माण किया गया जो कि 44 किलोमीटर लंबी है। द्वितीय चरण में पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण किया गया जो कि 113 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो हनुमान नगर पर बांध का निर्माण किस नदी पर? कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। और पूर्वी कोसी पश्चिमी कोसी ये तो नाम से स्पष्ट है ही। ठीक है, अगला है गंडक। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है। जैसे देखिए कोसी नदी हमने क्या बताया, कोसी परियोजना नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। तो गंडक परियोजना जो है वह नेपाल व बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी संयुक्त परियोजना है। यानी कि गंडक बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल ये 3 क्षेत्रों से संबंधित है। भारत और नेपाल के बीच इसके लिए समझौता कब हुआ? 1959 में। और कोसी के लिए कब समझौता हुआ? 1954। और 59 में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका था। और जब कोसी का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तब 1959 में गंडक के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ। योजना आयोग के द्वारा 1961 में मंजूरी दी गई और पश्चिमी चंपारण जिले में जल विद्युत परियोजना की स्थापना गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत की गई है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो 2 क्षेत्रों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं, पूर्वी गंडक नहर परियोजना और पश्चिमी गंडक। पूर्वी गंडक नहर परियोजना में वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर व सिवान ये सारे जो है वह प्रभावित क्षेत्र हैं। और पूर्वी गंडक नहर परियोजना का निर्माण तिरहुत नहर, अन्य नाम जो है इसे तिरहुत नहर के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि पूर्वी गंडक नहर परियोजना का अन्य नाम तिरहुत नहर भी है। गंडक नदी के समानांतर बिल्कुल इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, गंडक के बाद आते हैं वह है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन बहुउद्देशीय परियोजना बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, सोन बहुउद्देशीय परियोजना पर सोन बैराज या इंद्रपुरी बैराज नामक जलाशय का निर्माण किया गया है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज है सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जिसका निर्माण किया गया है। 1407 मीटर इसकी लंबाई है। और ये फैक्ट महत्वपूर्ण है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज देखने को मिलता है कहाँ पर? सोन बैराज या इंद्रपुरी बैराज। यहाँ पर निर्माण कार्य 1960 में पूर्ण हुआ और 1960 में यहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ होता है और 1965 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य समाप्त होता है। यहाँ प्रमुख नहरें देखा जाए तो पश्चिमी सोन नहर यहाँ की प्रमुख है और एक पूर्वी सोन नहर। पश्चिमी सोन नहर की शाखाएं बक्सर, आरा तथा चौसा नहर इसकी अन्य प्रमुख शाखाएं हैं। मुख्य रूप से सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना की 2 नहरें हैं, पश्चिमी सोन नहर और पूर्वी सोन नहर। ठीक है, यहाँ पर जल विद्युत केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ये 2 जल विद्युत केंद्र हैं, जैसे बरून जल विद्युत केंद्र और डेहरी जल विद्युत केंद्र। पूछा जाए आपसे कि बरून जल विद्युत केंद्र किस बहुउद्देशीय परियोजना का भाग है, तो आप याद रखेंगे बरून जल विद्युत केंद्र और डेहरी जल विद्युत केंद्र ये सोन बहुउद्देशीय परियोजना का भाग है।
ये बहुउद्देशीय परियोजना 3 हमने देखा, कोसी, सोन और गंडक। अब आइए बिहार की जलवायु। देखिए बिहार की जलवायु से भी प्रतिवर्ष बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। खास करके कोपेन का वर्गीकरण, ये सबसे प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हमेशा बरकरार रहती है। तो अगर बिहार की जलवायु का वर्गीकरण देखा जाए तो बिहार की जलवायु बेसिकली उपोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जलवायु बिहार में देखने को मिलती है। कोपेन के अनुसार इसे CWG और CWA कैटेगरी में बांटा गया है। CWG बेसिकली मध्य ताप या गंगा के बेल्ट वाला, CWA उत्तरी बिहार का बेल्ट और CSA दक्षिणी बिहार का बेल्ट है, ठीक है। अगर बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखें, हालांकि ये प्रीलिम्स से पूछने की संभावना कम है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए जो बिहार की जलवायु को प्रभावित करती है उनमें ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी से समीपता, हिमालय से निकटता, दक्षिण बिहार में पठारी व पहाड़ी नुमा उच्चावत और काल बैसाखी पवने, ये सारे ऐसे कारक हैं जो बिहार में जलवायु मजबूत होगी या बिहार में जलवायु किस प्रकार की होगी वे निर्धारित करेंगे, ठीक है। बिहार में जलवायु के अंतर्गत कई सारे ऋतुआं यहाँ पर पाई जाती हैं। ऋतुएं हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का जो काल है वह मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु का काल माना जाता है। इस समय बेसिकली ग्रीष्म ऋतु में बिहार में लू का प्रवाह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, काफ़ी गर्मी देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा गर्म स्थान या गर्म जिला जो है वह गया जो है वह सबसे ज़्यादा गर्म जिला माना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु बिहार में मार्च से मध्य जून तक इसका प्रमुख प्रभाव रहता है और मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर तक बिहार में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। वर्षा ऋतु जो है वह मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक प्रारंभ होगी और इसका जो सर्वाधिक वर्षा जो है वह जुलाई अगस्त में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है यहाँ पर। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो किशनगंज। जैसे ग्रीष्म ऋतु में हमने बताया ग्रीष्म ऋतु में हमने बताया कि सबसे गर्म जिला कौन सा है गया, उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। और यहाँ पर वर्षा का जो कारण है वर्षा ऋतु के दौरान वह दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन वर्षा ऋतु का प्रमुख कारण है। पूर्वी बिहार में 8 जून को और पश्चिमी बिहार में 15 जून तक यहाँ पर मानसून का प्रवेश हो जाता है। यानी कि मानसून जो है वह पूर्वी क्षेत्र से बिहार में प्रवेश करेगी और सबसे पहले बिहार के पूर्वी क्षेत्र में 8 जून को पूर्वी बिहार में मानसून का प्रवेश होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का, जो कि पश्चिमी बिहार तक पहुँचते पहुँचते 15 जून यानी कि 7 दिन के अंदर पूरे बिहार को मानसून जो है वह अपने चपेटे में ले लेती है और यहाँ पर काफी तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा होती है। तो यह है वर्षा ऋतु। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हमने बताया किशनगंज और न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो है वह न्यूनतम वर्षा वाला जिला है वह है अरवल, न्यूनतम वर्षा वाला जिला। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ग्रीष्म ऋतु को देखा, वर्षा ऋतु को देखा, अब हम लोग यहाँ पर देखिए शीत ऋतु। शीत ऋतु का जो काल है वह मध्य अक्टूबर से फरवरी तक माना जाता है और फिर फरवरी के बाद आपका प्रारंभ हो जाता है ग्रीष्म ऋतु और मध्य अक्टूबर से पहले वर्षा ऋतु। तो शीत ऋतु यहाँ पर मध्य अक्टूबर से फरवरी तक देखने को मिलती है। इसमें सर्वाधिक ठंड जो स्थान है वह सर्वाधिक ठंड समय जो होता है वह मध्य दिसंबर से जनवरी के बीच सर्वाधिक ठंड बिहार में पड़ती है। बेसिकली शीत ऋतु में जो वर्षा होती है 5 से 10 सेंटीमीटर शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। तो यह है बिहार की प्रमुख जलवायु, बिहार की प्रमुख ऋतुएं। अब है बिहार में वन 2021 की वन की रिपोर्ट। देखिए मैं इसे यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बिहार की वन रिपोर्ट को मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सिनॉप्सिस दिया हुआ है और भी कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट्स है। मैं उस नोट्स को आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत, इसीलिए बिहार में वन की रिपोर्ट को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। वन रिपोर्ट के बाद बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव तथा पक्षी अभयारण्य हम लोग यहाँ पर देखते हैं और वन रिपोर्ट जो है वो आगामी आने वाले कुछ वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव तथा पश्चिमी अभयारण्य। देखिए अगर बिहार में राष्ट्रीय पार्क को देखा जाए तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि बाघ शरण स्थली ये भी पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसकी अधिसूचना 1990 ईस्वी में अधिसूचना वर्ष रहा है इसका वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क का। तो यह महत्वपूर्ण है, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण में। अगला है वन्य जीव अभयारण्य। तो बिहार में जो वन्य जीव अभयारण्य है
कई सारे यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य हैं, जैसे गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, केवल आपको स्थान याद करना है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में स्थित है। भीम बांध मुंगेर में स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कैमूर और रोहतास। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य या पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में राजगीर में स्थित है। विक्रमशिला या गंगिया डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुरा में स्थित है। रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा में स्थित है। तो वन्यजीव अभयारण्य का सिर्फ किस जिला में स्थित है, आप लोग जिला का नाम याद रखें, यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिले के नाम में आप लोग कन्फ्यूज ना हो। कुछ नए जिले आपको, कुछ नए वन्यजीव अभयारण्य मिलते हैं, तो उससे आप लोग नोट्स में लिख लीजिए और उसको बार बार दोहराइए, बार बार आप लोग याद करिए, तब जाकर आपके प्रश्न वहाँ पर गलत नहीं होंगे। तो रजौली वन्यजीव अभयारण्य हो गया नवादा में। अब हम लोग देखते हैं पक्षी अभयारण्य। तो पक्षी अभयारण्य में अगर देखा जाए तो कई सारे पक्षी अभयारण्य बिहार में हैं, इसके भी प्रमुख अवस्थिति हमको देख लेना है। जैसे कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। सलीम अली जुब्बा साहनी पश्चिम अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, बडौला झील वैशाली में। नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर, जमुई में। और नकटी पक्षी अभयारण्य भी जमुई में, यानी कि नागी और नकटी दोनों जमुई में, कांवर झील बेगूसराय में और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में और सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य बडौला झील वैशाली में। यह इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स अगर देखा जाए तो महावीर जैव विविधता पार्क कहाँ पर स्थित है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए महावीर जैव विविधता पार्क कहाँ पर स्थित है, जमुई में। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का शुभारंभ कब हुआ, 15 अगस्त 2006 को। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, पटना में। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से 5 महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद कर लें। अगला है यहाँ पर अब हम लोग देखिए, इसे भी देख लीजिए। बिहार में वन उत्पाद आधारित उद्योग 3 उद्योग हैं, इसे याद करने में दिक्कत नहीं होगी। प्लाईवुड उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है, प्लाईवुड उद्योग बिहार में बेतिया, पटना और मुजफ्फरपुर। अगला है कत्था उद्योग बेतिया में। अगला है गन्ना उद्योग, तो समस्तीपुर व दरभंगा में प्रमुख गन्ना उद्योग स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया बिहार में वन उत्पाद आधारित उद्योग। और आज के वीडियो का जो अंत सेशन है, सबसे अंत में सेशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह है प्रमुख प्राकृतिक स्थल। देखिए मैप के माध्यम से यहाँ पर प्रमुख प्राकृतिक स्थल दर्शाया गया है। मैं रिपीट कर दूंगा, ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कौन सा जिला है, पश्चिमी चंपारण जिला। पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर प्रमुख रूप से अवस्थित हैं। यह है वैशाली, वैशाली में बरैला झील और सलीम अली जुब्बा पक्षी अभयारण्य वैशाली में स्थित है। यह है पटना, पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला पटना। ठीक है, अब आइए इधर कटिहार। कटिहार में बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि गोगाबिल झील कहाँ पर स्थित है, कटिहार में, यह हमने ऊपर डिस्कस कर दिया है। भागलपुर विक्रमशिला गंगिया डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, भागलपुर में। यह है मुंगेर जिला, मुंगेर में क्या है, भीम बांध मुंगेर में है और कई सारे जलकुंड मुंगेर में है, जैसे ऋषि कुंड मुंगेर में है, सीता कुंड मुंगेर में है, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है और रामेश्वरम कुंड भी मुंगेर में अवस्थित है। यह है जमुई, जमुई में अभी हमने बताया नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में स्थित है। यह है नवादा, ककोलत जलप्रपात नवादा में। यह है गया, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य वन्यजीव पार्क या गया में स्थित है और दशरथ मांझी लोक उत्सव भी गया में। यह है कैमूर, कैमूर में दुर्गावती जलप्रपात है और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, कैमूर में ही। और अनुपम झील कैमूर में अवस्थित है। तो ये हमने प्रमुख प्राकृतिक स्थल को बिहार की चार्ट के माध्यम से यहाँ पर हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बिहार की ज्योग्राफी की सिनॉप्सिस नोट्स को डिस्कस किया है। इसके पूर्व में हमारे द्वारा बिहार का संक्षिप्त परिचय और बिहार के इतिहास के 3 भाग, जिसमें बिहार का प्राचीन इतिहास, बिहार का मध्यकालीन इतिहास और बिहार का आधुनिक इतिहास शामिल है, इन सभी सेक्शन को हमारे द्वारा यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया गया है। उन सभी का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल ISPCS सेंटर के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग
उसे देखें और इतनी कोशिश करें, इतनी बार उसे रिवीजन करें कि एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक अवश्य साझा करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।